हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। यह है मेरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर सेकंड वीडियो है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हमारा एम क्या है। मान लीजिए कि आपके पास एक एल वेक्टर है, ये आपका है एल वेक्टर। अब हमको जो एल वेक्टर है इसके अंदर डीएल वेक्टर का इंक्रीमेंट करना है। एल वेक्टर के अंदर हमको इंक्रीमेंट करना है डीएल वेक्टर का। तो जब हम एल वेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो आर के अंदर भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा, थीटा के अंदर भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा और फाई के अंदर भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पर जो इन तीनों के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है आर थीटा और फाई, उसका जो रिजल्टेंट है वो हमारा डीएल वेक्टर है। तो इस वीडियो का हमारा एम है जो डीएल वेक्टर है इसका फॉर्मूला ड्राइव करना। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ देर बाद में जो डीएल वेक्टर है उसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास जो ये एल वेक्टर है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। तो यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये एल वेक्टर जो है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड। तो जो एल वेक्टर है वो हमारा होगा एल वेक्टर इक्वल टू एक्स एक्स केप या आई केप प्लस वाई वाई केप या जे केप प्लस जेड जेड केप या के केप। इसी तरह अगर ये एल वेक्टर हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे आर थीटा पाई, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो एल वेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल वेक्टर इक्वल्स टू आर आर केप प्लस थीटा थीटा केप प्लस फाई फाई केप। यहाँ पर जो ये आर है वो क्या है, आर है हमारी इस पॉइंट की जो ओरिजिन है उससे डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो है आर। थीटा क्या है, जो ये वेक्टर है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो। और जो फाई है हमारा वो है जो ये वेक्टर है इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन के अंदर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है वो। अब यहाँ पर जो एल वेक्टर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, इसकी अगर हमको यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी है या फिर जो ये पॉइंट एक्स वाई जेड है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो वो कितनी आएगी, वो हमारी आएगी इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह जो ये एल वेक्टर हमारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है इसकी लेंथ कितनी आएगी, या फिर जो ये पॉइंट आर थीटा फाई है इसकी ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस आएगी, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस आएगी हमारे पास आर के इक्वल, ना कि रूट आर स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर प्लस फाई स्क्वायर। ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि जो ये आर है वो क्या है, जो ये स्फीयर है उसकी रेडियस है। तो इसकी जो रेडियस है वही तो इस पॉइंट की यहाँ ओरिजिन से डिस्टेंस होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो ये एल वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है इसकी जो लेंथ है वो आर के इक्वल आई है। तो इसका मतलब अगर हमको कोई वेक्टर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिया हुआ है और हमको उसकी लेंथ पूछ ले तो उसकी लेंथ कितनी आएगी, उसकी लेंथ आएगी आर केप का जो कोफिशिएंट है वही उस वेक्टर की लेंथ आएगी। अब जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर जो एल वेक्टर है उसकी जो लेंथ निकाली हमने वो आई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर अगर हमने सेम वेक्टर की जब लेंथ निकाली तो हमारी आर के इक्वल आई। इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे, तो जो आर है वो हमारा इक्वल हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। अब यहाँ आपके लिए एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे मैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला वेक्टर है L1 वेक्टर, L1 वेक्टर, और L1 वेक्टर इक्वल टू है आपका 2 आर केप प्लस 90 डिग्री थीटा केप प्लस 90 डिग्री फाई केप। और दूसरा है आपके पास L2 वेक्टर, L2 वेक्टर इक्वल टू है आपका 4 आर केप प्लस 0 डिग्री थीटा केप प्लस 30 डिग्री फाई केप। अब आपको करना क्या है कि जो दोनों वेक्टर हैं दोनों, इन दोनों के बीच की आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो वीडियो पॉज करके आप एक बार इन दोनों वेक्टर के बीच की डिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो यहाँ हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, अगर ये दोनों वेक्टर आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर होते तो हम आराम से डिस्टेंस फाइंड कर लेते। हम क्या करते, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और उसका रूट कर लेते, तो ये उन दोनों वेक्टर के बीच की डिस्टेंस हो सकती। पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर निकालें तो वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा
2r प्लस प्लस माइनस 90 डिग्री थीटा केप प्लस माइनस 60 डिग्री फाई केप। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, क्या 2 आएगी? चलिए हम चेक करते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या 2 आएगी या और कुछ आएगी। तो यह जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये L1 वेक्टर और जो L2 वेक्टर है, इन दोनों को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो हम आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं L1 वेक्टर को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो आपको स्फेरिकल टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम कैसे जाते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो के अंदर बता रखा है। तो मैं एक बार रिलेशनशिप दोबारा लिख देता हूँ, जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर ड्राइव किया था। तो जो अक्स कोऑर्डिनेट आता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो किसके इक्वल आता है? वो आता है r साइन थीटा कोस फाई के, और जो y है वो इक्वल टू आता है r साइन थीटा साइन फाई के, और जो z आता है वो आता है r कोस थीटा के इक्वल। यानी आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिया हुआ है r थीटा फाई, तो उन तीनों को यूज करते हुए आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। तो अगर मैं L1 वेक्टर की बात करूं तो L1 वेक्टर के लिए अक्स कितना आ जाएगा? L1 वेक्टर के लिए मैं इसको x1 बोल देता हूं, तो ये इक्वल टू आ जाएगा r2 है साइन 90, और ये आ जाएगा यहाँ पे कोस 90। तो कोस 90 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। इसके बाद में आप y1 निकालेंगे, तो y1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू साइन 90, और फिर दोबारा साइन, क्योंकि यहाँ पे फाई कितना है 90, तो यहाँ पे ये भी आ जाएगा 90। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। इसी तरह आप z1 निकाल सकते हैं, तो z1 इक्वल टू हो जाएगा 2 कोस 90। तो कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल। तो जो L1 वेक्टर है वो सॉरी L1 वेक्टर, तो जो ये L1 वेक्टर है वो इक्वल टू हो जाएगा आपका 2y केप के। अब हम L2 वेक्टर निकालते हैं। तो जो ये L2 वेक्टर है, इसके लिए जो x2 आएगा वो कितना आ जाएगा? x2 इक्वल टू आ जाएगा 4 साइन 0 कोस 30, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0। इसी तरह y2 इक्वल टू हो जाएगा 4 साइन 0 साइन 30, तो ये भी इक्वल टू हो जाएगा 0। इसी तरह z2 इक्वल टू आ जाएगा 4 r कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 0, तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के इक्वल। तो यहाँ से जो L2 वेक्टर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका 4 z के। तो जो L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा -2y के प्लस 4z के। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर का मोड, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका √2² प्लस 4², तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 16 इक्वल्स टू √20 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4, तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2√5। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आई है L1 वेक्टर और L2 वेक्टर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आई है आपके पास 2√5, ना कि 2। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई दो वेक्टर हमको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिए हुए हैं और उन दोनों के बीच की अगर हमको डिस्टेंस पूछे, तो डिस्टेंस हम डायरेक्ट वहां से उन दोनों को माइनस करके हम डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले उन दोनों वेक्टर्स को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर उन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी। पर अगर मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए कि जो L1 वेक्टर और जो L2 वेक्टर है दोनों की दोनों स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है, और दोनों के जो थीटा केप और जो फाई केप है
उन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो। मतलब जो थीटा केप का कोफिशिएंट है और यहाँ पे जो थीटा केप का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो, और यहाँ पे जो फाई केप का कोफिशिएंट है और जो यहाँ पे फाई केप का कोफिशिएंट है वो इक्वल हो। आर केप का कोफिशिएंट अलग अलग हो सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर हम जो L1 वेक्टर और जो L2 वेक्टर है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास L1 वेक्टर है, L1 वेक्टर इक्वल टू है 4 r केप प्लस 30 डिग्री थीटा केप प्लस 15 डिग्री फाई केप, और जो L2 वेक्टर है वो है आपके पास 10 r केप प्लस 30 थीटा केप प्लस 15 डिग्री फाई केप। तो इस कंडीशन के अंदर जो L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 6 r केप। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच की डिस्टेंस हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, पर उसी केस में फाइंड कर सकते हैं जब दोनों वेक्टर के जो थीटा केप है और जो फाई केप है उन दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो। अब हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे ये केस है यहाँ पे जो ये L2 माइनस L1 किया है हमने, L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर किया है, ये हमको डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे दे रहा है। जबकि ऊपर वाले केस में तो L2 वेक्टर में से जब L1 वेक्टर हमने माइनस किया था तो वहाँ पे डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं आ पा रही थी। तो ये जानने की हम कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि इस केस के अंदर अगर हमारा ये L1 वेक्टर है, ये हमारा मान लीजिए कि L1 वेक्टर है, तो L2 वेक्टर इसी के ऊपर होगा, क्योंकि L2 वेक्टर के लिए भी थीटा और फाई सेम ही है जो कि L1 वेक्टर के लिए है। तो केवल अलग क्या है इन दोनों वेक्टर के अंदर, इन दोनों वेक्टरों के अंदर केवल फर्क इतना है कि जो जो L2 वेक्टर है इसकी लेंथ ज़्यादा है और जो L1 वेक्टर है उसकी लेंथ कम है। तो ये आ जाएगा आपका L2 वेक्टर जो कि इसी के ऊपर आएगा। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सिंपली जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, इन दोनों को माइनस करते ही यहाँ पे क्या आ गई, सीधी हमारे पास डिस्टेंस आ गई। अब इसके बाद में हम यह भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 था, यहाँ पे जो हमने L2 वेक्टर माइनस L1 वेक्टर निकाला था, यहाँ पे जो ये 2 था ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्यों नहीं था। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि एक बार L1 वेक्टर और L2 वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो ये मान लीजिए कि आपका अगर L1 वेक्टर है तो जो L2 वेक्टर होगा वो इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो L1 वेक्टर और जो L2 वेक्टर है इनके लिए जो थीटा और जो फाई है इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है। तो जो L2 वेक्टर आएगा मैं मान लेता हूँ कि वो कुछ इस साइड के अंदर आएगा, क्योंकि L2 वेक्टर L1 वेक्टर से लंबा है, क्योंकि जो L2 वेक्टर है उसकी लंबाई है 4 और जो L1 वेक्टर है उसकी लंबाई है 2। तो इसकी जो लेंथ है वो है 2 और इसकी जो लेंथ है वो है 4। तो यहाँ पे अगर हम L2 वेक्टर में से L1 वेक्टर माइनस करेंगे और उसका अगर हम मोड निकालेंगे तो वो 2 के इक्वल तो कभी नहीं आने वाला। 2 के इक्वल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो दोनों वेक्टर हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर थे तो इसलिए यहाँ पे जो मोड है वो 6 के इक्वल आ गया। पर यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नहीं है तो इसलिए इसका जो मोड है वो कभी भी 2 के इक्वल तो नहीं आने वाला। इसका मतलब जो इन दोनों वेक्टर के बीच की जो लेंथ है वो 2 के इक्वल नहीं आने वाली, और ये 2 के इक्वल आई भी नहीं थी। ये किसके इक्वल आई थी, ये आई थी हमारी 2√5 के इक्वल। अब इसके बाद में नेक्स्ट हमारे जो वीडियो का एम था हम उसकी तरफ चलते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है r थीटा फाई। तो यहाँ पे जो ओ ए वेक्टर होगा वो होगा हमारा ओ ए वेक्टर इक्वस टू आर आर केप प्लस थीटा थीटा केप प्लस फाई फाई केप। अब जो ये ओ ए वेक्टर है इसको मैं एल वेक्टर बोल देता हूँ। तो यहाँ पे जो ये ओ ए वेक्टर है वो एल वेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि जो ये एल वेक्टर है इसके अंदर मैं डी एल वेक्टर का इंक्रीमेंट करता हूँ। तो ये मैंने जो ओ ए वेक्टर है इसके अंदर डी एल वेक्टर का इंक्रीमेंट किया और हम ए पॉइंट से ए डैश पॉइंट पे पहुंच गए। तो ये मैंने डी एल वेक्टर का यहाँ पे इंक्रीमेंट किया है। अब जब हमने ओ ए वेक्टर के अंदर या एल वेक्टर के अंदर डी एल वेक्टर का इंक्रीमेंट किया है
तो जो यहाँ पे जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होगा। आर के अंदर इंक्रीमेंट हमने मान लिया कि डी यू होगा, थीटा के अंदर इंक्रीमेंट हमने मान लिया कि डी वी होगा, और फाई के अंदर इंक्रीमेंट हमने मान लिया कि डी डब्ल्यू होगा। तो यहाँ इस वीडियो का हमारा एम है कि हम जो डीएल वेक्टर है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे जो ओ ए डैश वेक्टर है वो कितना होगा, ओ ए डैश वेक्टर ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल वेक्टर प्लस डी एल वेक्टर इक्वल टू आर प्लस डी यू आर केप प्लस थीटा प्लस डी वी थीटा केप प्लस फाई प्लस डी डब्ल्यू फाई केप। तो यहाँ से जो डीएल वेक्टर है वो कितना आ जाएगा, डीएल वेक्टर आ जाएगा यहाँ से डी यू आर केप प्लस डी वी थीटा केप प्लस डी डब्ल्यू फाई केप। तो यहाँ पे हमको डीएल वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करना है। डीएल वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब यहाँ पे हमको डी यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है, डी वी की वैल्यू कैलकुलेट करना है और डी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है। डी यू का मतलब जो आर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ जब हम ए पॉइंट से ए डेस पॉइंट तक पहुंचे, डीवी का मतलब जो थीटा के अंदर इंक्रीमेंट हुआ जब हम ए पॉइंट से ए डेस पॉइंट तक पहुंचे, और डी डब्ल्यू का मतलब जो फाई के अंदर इंक्रीमेंट हुआ जब हम ए पॉइंट से ए डेस पॉइंट पर पहुंचे। तो अब हम यहाँ पे डी यू की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो डी यू की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि जो इतना पोर्शन है इसको एक बार दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इस पोर्शन को दोबारा ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है, और ये हो गया ओ ए वेक्टर या एल वेक्टर। अब हमें यहाँ पॉइंट ए से ए डैश तक जाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस स्पेयर से इस स्पेयर तक जाएंगे, यानी जिस स्पेयर के ऊपर पॉइंट ए है उससे हम दूसरे स्पेयर पे जाएंगे जिसके ऊपर पॉइंट ए डैश है। तो हम किस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, हम मूव करेंगे आर केप की डायरेक्शन के अंदर। तो ये हमने आर केप की डायरेक्शन के अंदर मूव किया, और ये मूवमेंट किया है हमने डी आर का। तो इसका मतलब हमने आर केप की डायरेक्शन के अंदर कितना मूव किया, डी आर का, कहाँ तक पहुंचने के लिए, ए डैश तक पहुंचने के लिए। तो जो डी यू है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, डी यू की वैल्यू आ जाएगी डी आर। ये डी यू क्या था हमारा, डी यू था आर केप की डायरेक्शन के अंदर इंक्रीमेंट जब हम पॉइंट ए से ए डैश तक पहुंचेंगे। तो ए से ए डैश तक पहुंचने के लिए हमारा जो आर है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हो गया, डी आर का इंक्रीमेंट हो गया। और जो ये इंक्रीमेंट हुआ है वो आर के की डायरेक्शन के अंदर हुआ है, तो इसलिए जो डी यू है उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास डी आर। यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ये ए डैश पॉइंट है वो इस प्लेन के अंदर नहीं है, वो इस प्लेन के नीचे की तरफ है। मतलब जो ए डैश है हमारा वो यहाँ से नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे होगा हमारा ए डैश। तो ए डैश तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ए पॉइंट है, जो ए पॉइंट है वहां से हम सबसे पहले इस पॉइंट पे आएंगे, इसको मैं बी बोल देता हूँ, फिर बी से सी पे आएंगे, और फिर सी से हम ए डैश तक जाएंगे। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा कि जो पॉइंट बी सी और जो ए डैश पॉइंट है ये तीनों के तीनों एक ही स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट है जिसकी रेडियस है आर प्लस डी आर। तो ये तीनों पॉइंट जो कि हमारा बी और सी और जो ए डैश है ये तीनों के तीनों हमारा आर प्लस डी आर रेडियस के स्फीयर के ऊपर प्रेजेंट है। अब इस चीज को विजुलाइज कैसे करोगे कि जो पॉइंट बी सी और जो ए डैश है वो तीनों एक ही स्फीयर पे है। तो इसके लिए आप दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर लीजिए, ये पहला स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। तो आप पहले स्फीयर के पॉइंट ए के ऊपर थे, फिर आप कहाँ चले गए, दूसरे स्फीयर के ऊपर चले गए, कोई रैंडम पॉइंट ए डैश के ऊपर। तो आप ए डैश के ऊपर कैसे जाओगे, सबसे पहले आप इस दूसरे वाले स्फीयर पे आओगे, फिर आप थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर मूव करोगे, और फिर आप फाई केप की डायरेक्शन के अंदर मूव करोगे। तो आप जो मूवमेंट हो रहा है आपका बी से सी और सी से फिर ए डैश तक, तो वो केवल एक ही स्फीयर के ऊपर हो रहा है। तो जो ये तीनों पॉइंट है इसका मतलब बी और सी और जो ए डैश वो तीनों एक ही स्फीयर के ऊपर है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया कि हमको अगर पॉइंट ए से ए डैश तक जाना है तो हमको सबसे पहले पॉइंट ए से बी पर जाना होगा, फिर बी से सी पर जाना होगा, और फिर सी से ए डैश पे जाना होगा। और जो ए से ए डैश की तरफ जो ये वेक्टर आएगा ये आएगा हमारा यहाँ पे डी एल वेक्टर। तो अब तक हमने ये काम कर लिया कि हम पॉइंट ए से बी तक तो आ गए, अब नेक्स्ट हम पॉइंट बी से सी की तरफ जाएंगे।
तो जब हम पॉइंट बी से सी की तरफ जाएंगे तो हम कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाएंगे? हम जाएंगे थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि ये हमारी अगर जेड एक्सिस है, ये अगर हमारी जेड एक्सिस है तो हम थीटा किधर से मेजर करते हैं? यहाँ से मेजर करते हैं। तो इसका मतलब हम कौन सी डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे? जब बी से सी के तरफ जाएंगे तो वो हम थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे। तो हमने थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर मूव किया डीवी जब हम बी से सी तक गए। तो बी से सी तक जाने के लिए हमने कितना मूवमेंट किया? डीवी किस डायरेक्शन के अंदर? थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर। अब हमको यहाँ पे डीवी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जो ये डीवी है वो एक्चुअल में क्या है? आर्क लेंथ है। बी से सी के ऊपर हम कहाँ मूव कर रहे हैं? एक सर्कल के ऊपर मूव कर रहे हैं जो कि स्फेयर के ऊपर है। तो सर्कल के ऊपर मूव करेंगे तो जो बी सी है वो क्या होगी? हमारी आर्क लेंथ। तो हमको ये एक्चुअल में आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है डीवी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पॉइंट ओ है उसको हम सी से मिलाएंगे। तो जो पहले ये एल वेक्टर था वो जेड से था हमारा थीटा एंगल पे। अब हमारा इंक्रीमेंट हो गया है यहाँ पे डी थीटा का। तो डी थीटा का यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया है और हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है बी सी या फिर डीवी। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे कि जो एंगल होता है वो इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो रेडियस कितनी है? ये रेडियस है आर प्लस डी आर। तो यहाँ से जो डीवी है वो इक्वल टू आ जाएगा आर प्लस डी आर इंटू डी थीटा, यानी जो डीवी है वो इक्वल टू आ जाएगा आर डी थीटा प्लस डी आर डी थीटा। क्योंकि डी थीटा और डी आर दोनों स्मॉल है इसलिए इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो लगभग जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो जो डीवी है हमारा वो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे आर डी थीटा के। तो ये हमने यहाँ पे डी यू और डी वी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। इसके बाद में हम डी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डी डब्ल्यू का मतलब जो एल वेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है फाई केप की डायरेक्शन के अंदर पॉइंट सी से ए डैश तक पहुंचने में। तो अब हम यहाँ पे पॉइंट सी से ए डैश तक की ए डैश की तरफ मूव करने वाले हैं फाई केप की डायरेक्शन में। और यहाँ पे जो जितना इंक्रीमेंट हुआ है सी से ए डैश तक वह है हमारा यहाँ पे डी डब्ल्यू। और हमको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो हमने पॉइंट सी से एडेस तक एडेस की तरफ मूव किया है वो हमने फाइव केप की डायरेक्शन के अंदर मूव किया है। फाइव केप की डायरेक्शन का मतलब अब हम एक्स वाई प्लेन के पैरेलल मूव कर रहे हैं। पैरेलल कैसे वो भी हम देख लेते हैं। एक्चुअल में जो हमारा फाइव केप वो क्या होता है? फाइव केप हमारा होता है जब हमारा जो एल वेक्टर है इसका जब हम प्रोजेक्शन लेते हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर। ये इसका प्रोजेक्शन आ गया एल साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे ये एंगल कितना है? थीटा। तो यहाँ पर जो ये एंगल होता है ये हमारा फाई होता है और जो ये डायरेक्शन होती है हमारी वो होती है फाई केप। तो जो फाई केप की डायरेक्शन है वो एक्चुअल में एक्स वाई प्लेन के पैरेलल या एक्स वाई प्लेन के ऊपर है। तो अब हमें पॉइंट सी से ए डैश की तरफ मूव करना है। तो इसके लिए मैं एक नया फिगर बनाता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पॉइंट सी से हम पॉइंट ए डैश की तरफ मूव करेंगे। ये है हमारे यहाँ पे पॉइंट ए डैश। और हमें यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जो पॉइंट सी और जो पॉइंट ए डैश है वो दोनों के दोनों आर प्लस डी आर रेडियस के स्फीयर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अब जो पॉइंट सी है उससे जेड एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो और इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ एम। तो जो लाइन सी एम है वो हमारी जेड एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ कि जो एक्स वाई प्लेन है इसके पैरेलल एक और प्लेन बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स डैश और वाई डैश प्लेन। इसके बाद में नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ कि जो लाइन सी एम है इसको रेडियस मानते हुए एक सिलेंडर ड्रॉ करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस चीज को नीचे दिखा रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया है जहाँ पे जो लाइन सी एम है वो रेडियस है और इसको इसको रेडियस मानते हुए मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बनाया है। यहाँ पे ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर जो ये सी एम है इसकी वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सी एम कितना होगा? सी एम कितना होगा? यहाँ पे हम ट्रिगोनोमेट्री लगा के आराम से सी एम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो यहाँ पे ओ सी है वो है हमारा आर प्लस डी आर। तो जो साइन थीटा होगा वो इक्वल टू होगा सी एम
डिवाइडेड बाई आर प्लस डी आर। तो जो सी एम है वो इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस डी आर साइन थीटा। तो ये हमने यहाँ पे सी एम की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। इसके अलावा जो ये पॉइंट ओ है वो हमारा यहाँ पे होगा कुछ, तो मैं ओ पॉइंट को भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा मेन एम क्या है, जो डी डब्ल्यू है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम सी से ए डेस की तरफ मूव करेंगे। तो सी से जब हम ए डेस की तरफ मूव करेंगे तो हमारी रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी हमारी सी एम, क्योंकि हम यहाँ पे वाई जेड प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो फाई जो केप है उसकी डायरेक्शन कहाँ है, प्लेन के जो वाई जेड प्लेन है उसके अंदर की तरफ। तो जब हम अंदर की तरफ मूव करेंगे आर प्लस डी आर रेडियस के स्पेयर के ऊपर, तो उसके लिए हमारी रेडियस क्या होगी, रेडियस होगी हमारी सी एम। यहाँ पर पॉइंट सी पर आने से पहले हम ए से बी पर आए, फिर बी से सी पर आए। तो ए से बी पर आए तो हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ वो आर केप की डायरेक्शन के अंदर हुआ। फिर हम बी से सी की तरफ आए तो हमारा इंक्रीमेंट थीटा केप की डायरेक्शन के अंदर हुआ। यानी अब तक हमारा कोई भी इंक्रीमेंट फाई केप की डायरेक्शन के अंदर नहीं हुआ है। यहाँ फाई केप की डायरेक्शन के अंदर कोई भी इंक्रीमेंट ना होने का मतलब यह है कि अगर हम जो हमारा ओ ए वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन लें एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो अगर मान लीजिए वो हमारा एक्स एक्सिस के साथ फाई एंगल बना रहा है, तो जब अगर हम ओ सी जो हमारा वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन लेंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो जो ये प्रोजेक्शन है वो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो भी हमारा फाई ही आएगा। तो इसको मैं दोबारा समझाता हूँ। ये मान लीजिए हमारा एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर सबसे पहले आपने ओ ए का प्रोजेक्शन लिया, जो कि कितना आएगा, ओ ए साइन थीटा। तो ये एंगल कितना बनाएगा, एक्स एक्सिस के साथ फाई। फिर हम प्रोजेक्शन लेंगे ओ सी का। तो ओ सी का जो प्रोजेक्शन है वो कितना आएगा, ओ सी का प्रोजेक्शन आएगा इससे कुछ लंबा, और ये आएगा ओ सी साइन थीटा प्लस डी थीटा। तो ये भी जो एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगा वो भी हमारा फाई ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो हमारा होगा यहाँ पे जो सी एम है उसका जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा, फाई होगा। तो ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो इसको मैं अब यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो जो ये एम सी है या सी एम है वो जो एक्स एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। अब हम सी से ए डेस की तरफ मूव कर रहे हैं। सी से ए डेस की तरफ मूव करेंगे तो जो हमारा एंगल है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट हो गया, डी फाई का इंक्रीमेंट हो गया। ये हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है सी ए डेस। सी ए डेस किसके इक्वल होगा, सी ए डेस ही इक्वल होगा हमारा डी डब्ल्यू के। सी ए डेस क्या है, एक्चुअल में एक आर्क है। तो इस आर्क की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है कि एंगल जो होता है वो इक्वल टू होता है आर्क लेंथ डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सी एम। अब जो सी एम है वो हमने कैलकुलेट किया है, कितना है, आर प्लस डी आर साइन थीटा। तो डी फाई इक्वल्स टू डी डब्ल्यू आर प्लस डी आर साइन थीटा। तो यहाँ से जो डी डब्ल्यू है वो आ जाएगा हमारा आर प्लस डी आर साइन थीटा डी फाई। तो हम जो डी आर और डी फाई आएगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों बहुत स्मॉल है तो दोनों का मल्टीप्लाई और भी स्मॉल आएगा। तो इसको जो डी डब्ल्यू है वो हमारा इक्वल टू हो जाएगा आर साइन थीटा डी फाई। तो हमने यहाँ पे डी यू डी वी और डी डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब ये तीनों वैल्यू हम यहाँ पे जो डीएल वेक्टर का फॉर्मूला है इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जो डीएल वेक्टर है वो हमारा आ जाएगा डीएल वेक्टर इक्वल्स टू डी आर केप प्लस आर डी थीटा थीटा केप प्लस आर साइन थीटा डी फाई केप। तो ये हमने यहाँ पे जो डीएल वेक्टर का फॉर्मूला है उसको डेराइव कर दिया है।
अगर आपको डेरिवेशन ना भी समझ में आए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बार हम मिस्टेक क्या कर देते हैं कि जो डीएल वेक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं कि डी आर आर केप प्लस डी थीटा थीटा केप प्लस डी फाई केप, जो कि गलत फॉर्मूला है। हमारा सही फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला। तो अगर हम स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई वेक्टर की लेंथ के अंदर डीएल वेक्टर का इंक्रीमेंट करते हैं तो वो इंक्रीमेंट किसके इक्वल आएगा, डी आर आर केप प्लस आर डी थीटा थीटा के प्लस आर साइन थीटा डी फाई के। तो आज हम इतना ही देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।